ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। अब सीटों पर मंथन के लिए बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में हर सीट के लिए 2 से 3 नामों पर पैनल तैयार करके दिल्ली भेजा जाएगा, जिसके बाद इसी महीने कभी भी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची में करीब 150 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। इसमें छत्तीसगढ़ की भी कुछ सीटों से प्रत्याशियों के नाम शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी चयन के लिए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और संगठन मंत्री पवन साय ने सभी लोकसभा सीटों का दौरा कर प्रत्याशियों के संदर्भ में रायशुमारी की है। तो वहीं संगठन और केंद्रीय स्तर पर सर्वे भी हुए हैं। इन सभी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन रविवार को बैठक लेंगे। बैठक में हर सीट के लिए 2 से 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, सभी विषयों को लेकर चर्चा होती रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सभी विषयों को लेकर अलग अलग और वरिष्ठ नेताओं की एक संगठन में उनकी जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनके साथ बैठकर और संवाद, हमारे चाहे वो प्रांत के प्रभारी जी हों, सह प्रभारी जी हों और हमारे सभी वरिष्ठ नेता हैं, सभी बैठकर विषयवार विषय बिंदु पर और न सिर्फ चुनाव बल्कि अलग अलग विषयों पर अलग अलग समय पर हम सभी बैठते ही रहते हैं। ये हमारी परंपरा प्रक्रिया का हिस्सा है। विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने नए चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। पार्टी इस बार 11 में से 9 लोकसभा सीटों में नए चेहरों को मौका दे सकती है। वहीं जिन सीटों पर जातिगत समीकरण का पेच फंस रहा है, उस पर बैठक में विचार कर कोई रास्ता निकालने की उम्मीद जताई जा रही है। रायपुर से NH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भाजपा की साय सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की एक और बड़ी गारंटी पूरा करने जा रही है। आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में सरकार के फैसले के बाद 1 मार्च से महतारी वंदन योजना लागू करने की तैयारी है। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 8 मार्च को राशि पात्र महिलाओं हितग्राहियों के खाते में अंतरित कर दी जाएगी। शासन ने महतारी वंदन योजना के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बना लिया है, जिसके मुताबिक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदनों का पंजीयन 5 फरवरी से शुरू होगा। 20 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। 21 फरवरी तक सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 25 फरवरी तक दावा आपत्ति लिए जाएंगे। 29 फरवरी तक आपत्तियों का निराकरण होगा। 1 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद 8 मार्च को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राशि का अंतरण होगा। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में। महतारी वंदन योजना, ये होगी पात्र महिलाएं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी विवाहित महिला जिसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम ना हो, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता योजना के लिए पात्र। ये होगी अपात्र जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य तृतीय वर्ग तक शासकीय सेवक हो, परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद विधायक रहा हो, किसी निगम मंडल में वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो। हितग्राही को दी जाने वाली सहायता, पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रूपए डीबीटी के जरिए मिलेंगे। पेंशन या सरकारी सहायता पाने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम राशि मिलने पर अंतर की राशि मिलेगी। कैसे करेंगे आवेदन? योजना के ऑनलाइन पोर्टल www.mahtarivandan.cgstate.gov.in या मोबाइल ऐप के माध्यम से, आंगनबाड़ी केंद्र या पंचायत सचिव की लॉगिन आईडी से आवेदक खुद पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से, नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी की लॉगिन आईडी से। प्रक्रिया की खास बातें, आवेदन पत्र भरने की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आवेदन पत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, विशेष कैंप में उपलब्ध रहेंगे। आवेदन पत्रों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, विशेष कैंप में ऑनलाइन कराई जाएगी। प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी। ये SMS से भी मिलेगी।
आवेदन के साथ पासपोर्ट फोटो, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र की प्रति देनी होगी। आधार कार्ड अगर हो तो पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, पंचायतों या स्थानीय निकाय के द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी ने खूब काम किया। राज्य में सत्ता में वापसी में इस गारंटी का बड़ा रोल रहा। इसीलिए अब लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी बड़ी गारंटियों को पूरा करना चाहती है ताकि चुनाव में इसका लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शंकर नगर स्थित सीएम हाउस खाली कर दिया है। भूपेश बघेल का नया ठिकाना अब सिविल लाइन का E1 होगा। आपको बता दें, शिफ्टिंग के चलते अब बचे हुए काम जल्द पूरे किए जाएंगे। बंगला अलॉट होने के बाद पूर्व सीएम अपने नए सरकारी बंगले में पहुंचे। भूपेश बघेल के यहां शिफ्ट होने जाने के बाद अब ये वर्तमान सीएम विष्णुदेव साय के पड़ोसी होंगे। आपको बता दें, भूपेश बघेल के बंगले के सामने ही सीएम साय का बंगला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जल्द सीएम निवास में प्रवेश करेंगे। बता दें, मौके का जायजा लिया हमारी सहयोगी मोनिका दुबे ने। शंकर नगर स्थित सीएम हाउस अब खाली हो चुका है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल जो है वह शंकर नगर के सिविल लाइन के E1 बंगले में रहेंगे। हम इस वक्त उसी बंगले में मौजूद हैं जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को यह बंगला अलॉट किया गया है। बंगला को मैं आपको दिखा दूं कि अभी भी जो तैयारियां हैं वह चल रही हैं। गार्डन में जो बाहरी आवरण है उसको बनाने के लिए यहाँ पे मजदूर जो है वह लगातार काम कर रहे हैं। अंदर के कुर्सी टेबल भी आप देख रहे हैं कि व्यवस्थित रूप से रख दिए गए हैं। पूरा बंगला जो है उनके लिए तैयार कर दिया गया है। लंबे समय से इस चीज को लेकर इंतजार किया जा रहा था कि कब सीएम पूर्व सीएम अपना बंगला खाली करेंगे और जो नए सीएम है विष्णुदेव साय वह उस बंगले में प्रवेश करेंगे। तो भूपेश बघेल जी जो है पूर्व सीएम वह गृह प्रवेश कर चुके हैं और मुख्य द्वार जो है आप INS पर जो देख पा रहे हैं कि यह वही मुख्य द्वार है जहां अब भूपेश बघेल यहां से गृह प्रवेश कर चुके हैं और वह अंदर भी रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यह वही बंगला है जब 2018 में जब बीजेपी की सरकार गई थी तो पूर्व सीएम रमन सिंह को यही बंगला अलॉट हुआ था, लेकिन वह अपने निज निवास में रहना उन्होंने ज्यादा उचित समझा और उन्होंने इस बंगले में रहने से इनकार कर दिया। लेकिन अब यही बंगला जो है फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आई और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को यह बंगला अलॉट किया गया। राजनीतिक गलियारों में और अन्य जगहों पर भी बंगले को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी कि कब पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपना बंगला खाली करेंगे और आखिरकार वह अपना जो बंगला है खाली करके उन्होंने सीएम हाउस खाली कर दिया और उन्हें जो नया सरकारी आवास मिला है जो अलॉट हुआ है सरकार की ओर से उसमें उन्होंने गृह प्रवेश कर दिया। तो अब कवायद ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो सीएम है विष्णुदेव साय वह जल्द ही सीएम हाउस में गृह प्रवेश करेंगे। और मैं आपको दिखा दूं कि ये सीएम हाउस है जिसमें नाम की पट्टी भी लग चुकी है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार निवास है। मुख्यमंत्री निवास का यह मुख्य द्वार है जहां से विष्णुदेव साय जो है सीएम जल्द ही इसमें अपना गृह प्रवेश करेंगे और शंकर नगर स्थित सिविल लाइन स्थित जो यह सीएम हाउस है वह पूरी तरीके से खाली हो चुका है। शिफ्टिंग जो है वह हो चुकी है और अब जो पूर्व सीएम है और जो नए सीएम है वह दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी होंगे। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। तो चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, महासमुंद के ग्राम झलप में रविदास समाज के राज्य स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इसके अलावा वन मंत्री केदार कश्यप और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी यहां पर शामिल हुए। आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संत गुरु रविदास महान संत थे। कबीरदास और गुरु नानक देव जी ने भी संत गुरु रविदास को श्रेष्ठ संत कहा था। सीएम साय ने धर्मांतरण न करने और बेटे बेटियों को शिक्षित करने की अपील की है। सीएम ने आगे कहा कि हम मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने रविदास समाज के युवाओं के विकास के लिए 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। निश्चित रूप से आप लोगों की मांग को हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन एक चीज हमको जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अध्यक्ष जी बता रहे थे कि समाज में जो पुश्तैनी जो धंधा है उसको आगे बढ़ाने के लिए और जो समाज के जो टैलेंटेड बच्चे हैं
और उनके अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनको समाज की तरफ से आर्थिक सहयोग किया जाता है और उसके लिए एक फंड की व्यवस्था समाज में है। उसमें उन्होंने 10 लाख रुपया सहयोग करने का आग्रह किया है। तो मैं समाज के उस फंड में, ताकि हमारे ऐसे टैलेंटेड बच्चों का सहयोग हो, ऐसे कोई जो पुश्तैनी जो धंधा है उसको आगे बढ़ाने में उनकी जरूरत हो, ऐसा काम आ जाए, इसलिए 10 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और बाकी हमारे जनप्रतिनिधिगण भी बहुत आवेदन दिए हैं, सबको आश्वस्त करना चाहूंगा। एक वो सिंचाई के विषय में भी बात कर रहे थे, उसको भी देखवा लेंगे, वो शायद घोषणा में है तो उसको भी हम लोग देखवा लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल की यात्रा छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से भी गुजरने वाली है। सरगुजा संभाग में राहुल गांधी लगभग 180 किलोमीटर यात्रा करेंगे। जी हां, यात्रा की तैयारी का जायजा लेने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट अंबिकापुर पहुंचे। साथ ही पूर्व विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बता दें, कांग्रेस की यात्रा 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 तारीख को छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी और यात्रा का स्वागत करने के लिए रायगढ़ के जिले की सीमा पे हम सभी कांग्रेसजन वहां पर उसका स्वागत करेंगे। और कांग्रेसजन के साथ साथ प्रदेश के तमाम किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक सब लोग इस यात्रा का स्वागत करेंगे, इसकी अगुवाई करेंगे। और अंबिकापुर में 13 तारीख को राहुल गांधी जी की एक विशाल जनसभा प्रस्तावित है। और इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। जी हां, राहुल की यात्रा छत्तीसगढ़ में आने वाली है। यात्रा की पूर्व तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कोरबा पहुंचे और स्थानीय कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बता दें, कांग्रेस की ये यात्रा 12 फरवरी को कोरबा पहुंचेगी। इस दौरान पायलट ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रदेश के सभी 11 सीटों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में जगदलपुर में बीजेपी ने लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, वन मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा संयोजक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार भी देश में कमल खिलेगा और इस कमल पर जनता का पूरा भरोसा है। मोदी की गारंटी से प्रदेश की जनता वाकिफ है। बहुत पुरजोर से जोश के साथ हमारे कार्यकर्ता इस लोकसभा की तैयारी में हैं और इसमें मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का विकास कार्य और मोदी जी का विजन और मोदी जी की गारंटी को जिस तेजी से हमारे मुख्यमंत्री, सामान्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पूरा कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है, कमर कसा हुआ है। आज पूरे लोकसभा के हमारे पूरा नेतृत्व आज यहाँ उपस्थित है, सभी कार्यकर्ता उपस्थित है। इनकी उपस्थिति में आज लोकसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, जो केंद्रीय समिति और पार्टी जो तय करती है, हम कार्यकर्ताओं के धर्म है ये और हम जानते भी हैं। प्रत्याशी हमारा कमल है, नाम तो पार्टी देगी और जो भी प्रत्याशी होगा प्राण से लोकसभा के हम पूरे कार्यकर्ता उनको जिताने का प्राण से पूरा काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने 2 महीना पहले अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव प्रत्याशी का पता नहीं, लेकिन लोकसभा में उसके कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। आप देख सकते हैं कि इस कार्यालय उद्घाटन में तमाम जो लोग हैं वह पहुंचे हैं। यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री केदार कश्यप, पूर्व जो मंत्री महेश गागड़ा, साथ ही जो लता उसेंडी, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से जो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनाव में किस तरह से जीत हासिल की जा सके, उसी को लेकर एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक सीधे तौर पर एक कहा जा सकता है कि दूल्हे का पता नहीं और बारात के लिए लोग तैयार हुआ है। कैमरामैन संजू के साथ जीवन अंधालदार, INS न्यूज, जगदलपुर।
और इधर पुख्ता इंतजाम को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुट गई है। जिले बता दें जिसे लेकर आज कवर्धा में बैठक होगी। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के डीजी, आईजी और एडीजी शामिल होंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए नक्सल मूवमेंट पर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें राजनांदगांव में युवा कांग्रेस ने रोजगार 2 न्याय 2 मिशन 2 के तहत मशाल रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गुरभेज सिंह माखीजा ने कहा कि केंद्र सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ रोजगार 2 न्याय 2 को रैली निकाली गई है। आपको बता दें मोदी सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जो उसे अब तक पूरा नहीं किया है। युवा कांग्रेस हमेशा न्याय के लिए लड़ी है और जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा युवा कांग्रेस लड़ाई लड़ती रहेगी। देश में सभी प्रदेश में मशाल रैली के माध्यम से रोजगार के मांग करने के लिए निकाली गई है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाली है। छत्तीसगढ़ के साथ पूरा देश रोजगार की मांग कर रहा है। आज केंद्र सरकार की वादा खिलाफ नीतियों के तहत रोजगार दो न्याय दो के तहत आज युवा कांग्रेस राजनांदगांव द्वारा मशाल रैली निकाली गई। आज युवाओं में यही आग दौड़ रही है। युवा बहुत ज्यादा हताश है कि जो मोदी सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, आज वो पूरा नहीं कर सकी है। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की टीम एक्शन मोड पर है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आयकर विभाग के छापे का आज 5वां दिन है। आयकर विभाग की टीम ने अमरजीत भगत के घर से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी और 400 ग्राम से ज्यादा सोना समेत करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं चावल घोटाले से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी आयकर विभाग की टीम को मिली है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। समेत उनके करीबियों के यहाँ आयकर विभाग के छापेमारी का आज 4था दिन है और लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। अब तक जानकारी की माने तो 2.5 करोड़ से ज्यादा के अहम दस्तावेज और नगद रकम जो है वो आयकर विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर जब्त किए हैं। अमरजीत भगत के जो निवास का जो उनका कमरा है वहां की भी तलाशी ली गई है, जहां से करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नगद रकम जो है वो आयकर विभाग के अधिकारियों ने जमा की। साथ ही साथ 300 ग्राम से ज्यादा जो सोने के सिक्के हैं वो भी यहाँ पर जब्त किए गए हैं। जिस प्रकार से चावल घोटाले की बात सामने आ रही थी उसको लेकर के भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए। आज 4थे दिन भी लगातार कार्रवाई जो है वो यहाँ पर जारी है। आयकर विभाग के अधिकारी पूछताछ करने जो दस्तावेज है उन्हें खंगालने सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया। इसके अलावा उनका जो पीछे सामने ही निवास के जो कार्यालय बनाया गया उस कार्यालय में भी जो है कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वो आयकर विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर मिले हुए हैं और लगातार जो पूछताछ है उनसे यहाँ पर की जा रही है। अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी के दस्तावेज, नगद रकम और इसके अलावा सोने चांदी के जेवरात भी जो है वो जब्त किए गए। 4 दिन से कार्रवाई लगातार जारी है। आशंका जताई जा रही है आज देर रात तक या फिर कल शाम तक ये कार्रवाई जो है वो चलेगी। इसके बाद साथ ही उनके निज सचिव को भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने यहाँ पर गिरफ्तार किया है। उनसे भी जो पूछताछ है वो की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद कई बड़े खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं। कैमरामैन सुरेश के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर। तो चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें इधर गरीबों को मिलने वाले राशन में धांधली की खबर मिलना कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें दुर्ग में कुछ ऐसा ही मामला प्रकाशन में आया। वैशाली नगर विधायक के प्रतिनिधियों ने सुपेला में सूचना दी थी। आपको बता दें स्थित तिरंगा नगर में खाद्य विभाग और पुलिस ने एक वाहन के शक के आधार पर रोका था। वहीं चालक वाहन छोड़कर भाग गया और जब तलाशी दी गई तो 50 कट्टा पीडीएस का चावल मिला। बता दें जिसके बाद पुलिस ने चावल को वाहन समेत बरामद कर लिया है। सूचना मिली थी कि यहाँ से चावल लोड हो रहे हैं और जिनका नाम है जो चावल है उसका नाम हरा बोलते हैं, उन्हीं का ये सब माल है। फूड विभाग के अधिकारी आए थे और हमारे प्रशासन के अधिकारी भी थे, उनके साथ ये काम किया गया है। क्योंकि ये अंदाजा मेरे ख्याल से 50 कट्टा होगा भैया। ये है हमारे वैशाली नगर विधानसभा में विधायक जी का सख्त निर्देश था कि जो भी अवैध कारोबार हो रहे हैं या 2 नंबर की चीजें हो रही है, जो हमारे गरीबों के लिए चावल आता है कोऑपरेटिव में, यहाँ अवैध परिवहन किया जा रहा था। तो आज हमारे प्रशासन के द्वारा, खाद्य विभाग के द्वारा इसको पकड़ा गया है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है और ऐसे ही विधायक जी के दिशा निर्देश अनुसार
अवैध परिवहन करने वाले या 2 नंबर वाले जितने भी हैं उसमें शासन प्रशासन ऐसी ही कार्रवाई करे, यही हम अपेक्षा करते हैं।